आपसे आग्रह है कि आप अपनी अपनी सीट पर जाएं। अडानी का नाम संसद में कोहराम। हाउस 2 दिन का संसदीय काम चढ़ गया कोहराम के नाम। स्टैंड अर्जेंट आवर्स ऑन मंडे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी को दे गई करारी चोट। निवेशक के साथ धोखा, सेबी ने किया अनदेखा। क्या से क्या हो गया देखते देखते। क्या से क्या हो गया देखते देखते। ये तो पिछले 2 दिन से हो रहा संसदीय हंगामा था जिसने देश में हलचल मचा रखी है। लेकिन अडानी की इस विवाद कथा की पूरी कहानी क्या है वो मैं आज आपको समझाने वाली हूं, वो भी पूरी टाइमलाइन के साथ। तो गौतम अडानी को लेकर आज की खबर क्या है, सबसे पहले ये जानिए। गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में टॉप 20 से बाहर हो गए हैं। गौतम अडानी 21वें स्थान पर लुढ़क गए। साल 2023 शुरू हुआ तो गौतम अडानी भारत के पहले और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन थे। लेकिन आज की स्थिति क्या है यह भी आपको बताते हैं। आज गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ 61.3 बिलियन डॉलर रह गई है। अडानी की लिस्टेड कंपनी की कुल मार्केट कैप में 110 अरब डॉलर ये गिरी। इसके साथ ही 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अब तक करीब 9 दिन में गौतम अडानी की आधी संपत्ति खाक हो चुकी है। तो आइए आपको यह भी समझना चाहिए कि यह विवाद कहां से शुरू हुआ, अभी कहां तक पहुंचा, यानी कि जिसे हम कहते हैं टाइमलाइन इस पूरे विवाद की। आइए आपको मैं समझाती हूं कि यह टाइमलाइन क्या कहती है, जिसकी शुरुआत हुई 24 जनवरी के साथ। नुकसान कुछ नहीं था, नेटवर्थ थी 130 अरब की और यह 24 जनवरी का घटनाक्रम है। उसके बाद बात करते हैं 25 जनवरी की। 25 जनवरी को अडानी की संपत्ति में 7 अरब का नुकसान होता है और उसके बाद नेटवर्थ बचती है 123 अरब की। अगली तारीख 26 जनवरी 27 जनवरी को आती है जब नुकसान पहुंचा 30 अरब का, क्योंकि 26 जनवरी को मार्केट क्लोज था, इसीलिए यह तारीख 27 जनवरी की। नुकसान पहुंच जाता है 30 अरब तक का और नेट वर्थ बचती है 93 अरब यानी कि 93 अरब। उसके बाद 28 और 29 जनवरी, क्योंकि शनिवार रविवार को मार्केट बंद था इसीलिए नुकसान 0 रहा। लेकिन 30 जनवरी को देखिए नुकसान और ज्यादा बढ़ता है और अडानी को 8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। नेटवर्थ बचती है 85 अरब यानी कि 85 अरब तक अडानी की संपत्ति। 31 जनवरी को उसके बाद नुकसान नहीं होता है, लेकिन इसके साथ नेटवर्थ में भी गिरावट नहीं आती है। फिर तारीख बदलती है और तारीख आती है 1 फरवरी की। 1 फरवरी को नुकसान होता है 9 अरब का और नेटवर्थ घटती है, बचती है सिर्फ और सिर्फ 76 अरब अडानी की संपत्ति। फिर तारीख बदलती है और आती है 2 फरवरी। 2 फरवरी को अडानी की संपत्ति में घाटा होता है 11 अरब का और उनकी नेटवर्थ बचती है 65 अरब। इसी तरीके से अडानी की संपत्ति, उनकी नेटवर्थ गिरती चली गई बदलती तारीख के साथ। यह तो केवल गौतम अडानी की बात हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले 10 दिन में अडानी की कंपनीज को करीब 8 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। यह घाटा इस बार के भारत के कुल बजट के 20% के आसपास है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी जानना चाहिए कि 18 जनवरी के बाद कैसे यह विवाद और ज्यादा बढ़ता गया और अडानी की कंपनीज के शेयर के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने कैसे कोहराम मचाया। हिंदुस्तान की संसद में कोहराम है, हल्ला है, शोर शराबा है, केवल इसीलिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने शेयर बाजार में भूचाल ला दिया। हिंदुस्तान में इन दिनों जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें क्लियर पिक्चर नजर आती है अडानी वर्सेस नाथन एंडरसन की। यानी कि गौतम अडानी अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं तो नाथन एंडरसन हिंडनबर्ग के चेयरमैन हैं। और इस वक्त मेन रोल में ये 2 चेहरे हैं जो इस वक्त आपको मेरे सामने नजर आते हैं। नाथन एंडरसन की कंपनी हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद से ही यह पूरा विवाद तूल पकड़ता चला गया और सबसे मेजर डेवलपमेंट हुआ 18 जनवरी 2023 को।
क्या होता है? अडानी ने एफपीओ लाने की जानकारी शेयर बाजार को दे दी, यानी कि अडानी की कंपनी एफपीओ को इंट्रोड्यूस करेगी, इस बात की जानकारी आ जाती है शेयर बाजार में। उसके बाद 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के बारे में खुलासा किया और उसके बाद कोहराम मच गया, तहलका मच गया। फिर 25 जनवरी को अडानी समूह के सीएफओ ने हिंडनबर्ग के इन तमाम आरोपों का, इस रिपोर्ट का खंडन किया अपने जवाब के साथ। 26 जनवरी को अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग ने एक दूसरे पर लगातार पलटवार किया। 27 जनवरी को अडानी समूह के शेयर्स को भारी नुकसान देखने को मिला और वो सब देखा हर किसी ने शेयर मार्केट में आए भूचाल के साथ। 29 जनवरी अडानी समूह ने 413 पन्नों का जवाब जारी किया। यह जवाब था हिंडनबर्ग के तमाम आरोपों को लेकर। फिर 30 जनवरी अडानी की संपत्ति $85 बिलियन रह गई, यानी कि जो संपत्ति थी वो सिमट गई। 31 जनवरी अडानी समूह के एफपीओ को फुल सब्सक्रिप्शन मिल गया, यानी कि पूरी तरीके से एफपीओ को कस्टमर्स ने, इन्वेस्टर्स ने सब्सक्राइब कर लिया था। फिर 1 फरवरी को अडानी समूह ने एफपीओ को रद्द करने का फैसला सबके सामने रखा। 2 फरवरी को गौतम अडानी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। वीडियो संदेश में इस बात की जानकारी दी गई कि अडानी ग्रुप एफपीओ को कर रहा है विड्रॉ। जिस कंपनी के खुलासे ने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जिसने एक कंपनी को 8 लाख करोड़ का घाटा ला दिया, आखिर वो है क्या? आइए इसको समझने के लिए 6 साल पीछे हम चलते हैं और साल था 2017, जब नाथन एंडरसन नाम के एक शख्स ने हिंडनबर्ग नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि नाथन एंडरसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से इंटरनेशनल बिजनेस में डिग्री लेने के बाद एक डेटा कंपनी जिसका नाम फैक्टसेट रिसर्च सिस्टम इनकॉर्पोरेशन, उसमें काम किया। वहां पर उनका काम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ा हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि नाथन एंडरसन इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर का काम भी कर चुके हैं। उनका कहना है कि उन्हें भारी दबाव में काम करने में मजा आता है। हैरी मार्क पोलॉस को एंडरसन अपना रोल मॉडल मानते हैं। मार्क पोलॉस एक एनालिस्ट हैं जिन्होंने बर्नी मैडॉफ की फ्रॉड स्कीम का पर्दाफाश किया था। नाथन एंडरसन की हिंडनबर्ग कंपनी का मुख्य काम क्या है, आइए सबसे पहले आपको यह भी समझा देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम है उनका शेयर मार्केट, इक्विटी और इसके साथ ही क्रेडिट, इसके साथ ही डेरिवेटिव्स पर भी रिसर्च करने का काम है हिंडनबर्ग का। इस रिसर्च के जरिए हिंडनबर्ग कंपनी ये पता करती है कि शेयर बाजार में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही है। इस बात का पता लगाया जाता है। जो बड़ी कंपनियां होती हैं, अकाउंट मैनेजमेंट का एनालिसिस, यानी कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपने लाभ के लिए अकाउंट मिसमैनेज तो नहीं कर रही, इस बात का ख्याल रखता है हिंडनबर्ग और इसी को लेकर करता है रिसर्च। ये है काम हिंडनबर्ग का और इसी तरीके से पूरा सीक्वेंस आप समझिए। इसी तरीके की जानकारी जुटाने के बाद हिंडनबर्ग कंपनी एक विस्तार से रिपोर्ट पब्लिश कर देती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर दुनिया भर के शेयर मार्केट पर देखने को मिलता है। हिंडनबर्ग ने सितंबर 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक मेकर निकोला कॉर्प के खिलाफ एक बेट लगाई थी और उसके बाद भारी रकम जीती थी। हालांकि एंडरसन ने इस अमाउंट का खुलासा नहीं किया। उनका कहना है कि निकोला ने अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में इन्वेस्टर्स को धोखा दिया, यानी कि सही जानकारी इनसे छिपाई गई। मजे की बात यह है कि हिंडनबर्ग का ट्रैक रिकॉर्ड कंपनीज को बर्बाद करके मोटी कमाई करने का रहा है। हिंडनबर्ग क्या करता है और इसके अलावा हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग भी करती है। खुद को फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म के तौर पर हिंडनबर्ग ने सबके सामने रखा हुआ है। यह हिंडनबर्ग अपना इंट्रो देता है। मानव निर्मित आपदाओं की तलाश का दावा हिंडनबर्ग की तरफ से किया जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शामिल है अकाउंटिंग में फर्जीवाड़ा, मिसमैनेजमेंट, गुप्त लेन देन यानी कि सीक्रेट ट्रांजैक्शंस इसमें शामिल है। कंपनी रिपोर्ट के बाद नतीजों से फायदा कमाने के लिए तैयार रहती है, एक विंग रिपोर्ट पेश करती है और दूसरे जो शेयर्स हैं उनकी शॉर्ट सेलिंग करने का काम भी हिंडनबर्ग की तरफ से किया जाता है। अब ये जो पूरा ब्यौरा मैंने आपके सामने रखा, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हिंडनबर्ग कंपनीज की चिता पर हाथ सेकने वाली कंपनी है, जो कि आपदा में अवसर कमाना बहुत अच्छे से जानती है।
और इसके काम करने का मूल मंत्र है शेयर बाजार में शॉर्ट सेलिंग। अब आपके जहन में ख्याल ये होगा कि आखिर ये शॉर्ट सेलिंग है क्या। आइए इसको भी आपको समझाने की कोशिश करती हूं कि शॉर्ट सेलिंग आखिर है क्या। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है उधार में शेयर लेकर बढ़ती कीमत पर बेचने का धंधा। शॉर्ट सेलिंग का खिलाड़ी शेयर मार्केट का बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है, यानी कि मोटी कमाई के लिए बड़े से बड़ा रिस्क लेने का मादा रखता है। ये शॉर्ट सेलिंग के खिलाड़ी को खतरों का खिलाड़ी भी कहा जाता है और यह है शॉर्ट सेलिंग का काम। लेकिन आरोप यह है कि हिंडनबर्ग तो जिस कंपनी के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग करता है उसे डुबोने का सारा इंतजाम हिंडनबर्ग खुद ही कर लेती है ताकि मुनाफे की गारंटी हो जाए और शॉर्ट सेलिंग के साथ साथ हिंडनबर्ग उससे खुद बड़ी कमाई भी कर सके, खतरों का खिलाड़ी बनते हुए मुनाफा कमा सके। अडानी समूह ने भी हिंडनबर्ग की कार्यप्रणाली यानी कि काम करने का तरीका और जो उसकी मंशा है उस पर सवाल उठाया और यह कहा था कि हिंडनबर्ग ने अमेरिका और यूरोपियन कंपनी की शह पर अडानी ग्रुप के साथ ही नहीं बल्कि भारत के खिलाफ एक तरीके की जंग छेड़ दी है। दरअसल हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे, यानी कि सवालों की फहरिस्त और संख्या 88 थी। अडानी ग्रुप जिसमें 65 का जवाब एनुअल रिपोर्ट में किया गया। 18 सवाल को बताया वो पब्लिक और इसके साथ ही थर्ड पार्टी से जुड़े हुए थे। 5 सवालों को अडानी ग्रुप ने पूरी तरीके से बकवास बता दिया। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के राष्ट्रवादी वाले जवाब पर पलटवार भी किया था और यह भी कहा था कि कंपनी ने अपने शेयर को ओवर वैल्यू करके दिखाया, यानी कि जितनी उसकी कीमत है उससे ज्यादा पर उसको दिखाया गया और राष्ट्रवाद का सहारा लेकर निवेशकों के साथ होने वाले धोखे को छिपाया नहीं जा सकता है, यह भी साफ कर दिया गया। लेकिन अब इसके बाद सवाल यह उठता है कि इस पर सेबी ने क्या किया। यह सच है कि अडानी ग्रुप के शेयर धड़ाम हो रहे हैं, यह शेयर मार्केट में साफ नजर आता है, जिससे उसमें निवेश करने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि जैसे उनके साथ धोखा हुआ हो। लेकिन अडानी समूह ने क्या किया, कब किया, कैसे किया, क्या उसने इन्वेस्टर्स को धोखा दिया, यह बड़ा सवाल है और इन्हीं सब ट्रेंड पर नजर रखने के लिए भारत में सेबी का गठन किया गया है। सेबी इसे मॉनिटर करता है। सेबी क्या है? सेबी वो अथॉरिटी है जो कि शेयर मार्केट में होने वाली अनियमितताओं पर नजर रखती है, उनकी मॉनिटरिंग करती है और अगर अडानी समूह ने इतना बड़ा कांड किया भी है तो सेबी की नजर से वो छिपा क्यों रहा। लेकिन अब सेबी ने जांच शुरू कर दी है और यह है सेबी का एक्शन। दरअसल सेबी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का इस वक्त कर रही है अध्ययन, उसको स्टडी कर रही है, उसको रीड कर रही है। सेबी ने अडानी हॉलसन डील में इस्तेमाल एसपीवी का ब्यौरा मांगा है। 1 साल में की गई सभी डील्स की जांच इस वक्त सेबी की तरफ से तेज कर दी गई है। लिस्टेड स्पेस में सभी ट्रांजैक्शंस की जांच इस वक्त सेबी कर रहा है। अंबुजा सीमेंट और इसके साथ ही एसीसी बेस्ट हॉलसन के अधिग्रहण में एसपीवी की जांच इस वक्त हो रही है और यह है सेबी का एक्शन। सेबी के बाद देश के वित्त सचिव ने भी बयान देकर यह साफ कर दिया कि राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। कैसे? देखिए, देश की जो आर्थिक हालत है उसे वो मजबूत बताई गई। शेयर बाजार में क्योंकि सरकार का दखल होता नहीं है, राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, यह साफ कर दिया गया वित्त सचिव की तरफ से एक बयान के साथ। देश के वित्त सचिव के साथ ही देश ही नहीं बल्कि देश की जो सबसे बड़ी बैंक एसबीआई है उसने भी अपने तरफ से एक बयान जारी किया है। एसबीआई ने क्या कहा है वो भी देखिए। एसबीआई ने कह दिया है कि शेयर के बदले लोन नहीं देंगे। एसबीआई अपनी स्थिति को क्लियर कर चुका है। अडानी ग्रुप के लिए 0.9 एक्सपोजर है, यह भी एसबीआई कह चुका है। यानी कि जांच जारी है, लेकिन इसका परिणाम क्या निकलेगा यह वक्त तय करेगा। इस तमाम जांच के बाद अडानी के इस विवाद की जांच का अहम जिम्मा सेबी पर इस वक्त नजर आता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी जानना अहम है कि सेबी आखिर है क्या। हालांकि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की हमने जरूर कोशिश की है, लेकिन इसको अब इलैबोरेट कर देते हैं। सेबी प्रतिभूति और इसके साथ ही वित्त नियामक बोर्ड है। सेबी शेयर बाजार में इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करता है, उसका संरक्षण करता है। शेयर बाजार में अनैतिक और इसके साथ जो धोखाधड़ी वाले काम के संबंध में फैसला सेबी की तरफ से दिया जाता है। सेबी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार रखता है। सेबी म्यूचुअल फंड्स का भी रेगुलेशन करने का जिम्मा उठाए हुए है।
शेयर के जो प्राइसेस हैं, अगर उसमें किसी भी तरीके की हेराफेरी होती है, सेबी का जिम्मा है कि उसकी जांच करे। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है सेबी। इसके साथ ही इन्वेस्टर्स को जागरूक करना, उनको तमाम जानकारी देना सेबी की ही जिम्मेदारी है और यह सेबी का काम है। तो सेबी एक ऐसी संस्था है जिसका प्रबंधन उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है और सेबी में एक कॉर्पोरेट ढांचे के तहत ही विभिन्न विभाग भी शामिल हैं, जिनका मैनेजमेंट जो विभाग हेड है यानी कि प्रमुख है, उनके द्वारा किया जाता है। सेबी में कुल लगभग 20 विभाग हैं और इन विभागों में कानूनी मामले, निगम, वित्त, ऋण और इसके साथ ही संकर प्रतिभूतियां, प्रवर्तन, आर्थिक और नीति विश्लेषण, इसके साथ साथ कमोडिटी, डेरिवेटिव बाजार, विनियम और इसके साथ ही कई अन्य शामिल किए गए हैं। सेबी का उद्देश्य शेयर भारतीय वित्तीय बाजार को निष्पक्ष, अनबायस्ड और सुरक्षित करना है, यानी कि सिक्योर करना है। यह शेयर बाजार का सुधार भी करता है ताकि भारतीय वित्तीय बाजार निवेशक के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार हो सके। सेबी ने शेयर बाजार को पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में परिवर्तित कर दिया है। आज कोई भी व्यक्ति घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से खुद शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा यह शेयर बाजार की नियामक प्रणाली को मजबूत भी करता है। यह भारतीय सिक्योरिटी मार्केट में मजबूती प्रदान करता है, जो कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की और साथ ही अधिक निवेशकों को आकर्षित करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, पैसा लगाए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। सेबी एक शक्तिशाली निकाय है जो कि स्टॉक एक्सचेंज और इसके साथ ही जो पूंजी बाजार है उसमें धोखाधड़ी के जोखिम को कम करता है। और इस पूरे ब्यौरे के साथ आप ये समझिए कि सेबी की जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो जाती है जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिहाज से भी और पूरे शेयर मार्केट के लिहाज से भी। अडानी के इस विवाद के बाद जो सबसे बड़ा घाटा हुआ है वो इन्वेस्टर्स का हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अडानी समूह की सभी कंपनियों के जो शेयर हैं वो हर बीतते दिन के साथ गिरते जा रहे हैं, डाउनफॉल की तरफ हैं और ऐसे में आज तो लोअर सर्किट भी लगता हुआ नजर आया। ऐसे में वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने अडानी समूह में इन्वेस्ट कर रखा है उनका घाटा हो रहा है, वो इस वक्त लॉस में है। अडानी समूह को अब तक 8 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और ऐसे में अडानी की कंपनीज में जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था वो काफी घाटे में हैं, उनको जबरदस्त नुकसान हुआ है। और इसको हम आपको ऐसे समझाते हैं कि अडानी की कंपनीज का जो काम हो रहा है उसका नफा नुकसान कंपनी के ऑडिट पर आएगा, यानी कि जब ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगी तो ये पता चलेगा कि आखिर अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं उनकी बैलेंस शीट दर्शाती क्या है। लेकिन शेयर बाजार वायदा बाजार है जहां किसी भी कंपनी का शेयर बाजार के सेंटिमेंट्स पर निर्भर करता है। अब जब खबर अडानी समूह के खिलाफ आ रही है तो जाहिर है कि शेयर मार्केट में एक तरीके का नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्टअप हो रहा है, जिसका रिजल्ट यह है कि शेयर्स के दाम गिरते जा रहे हैं। ऐसे में केवल और केवल घाटा करोड़ों निवेशकों का है और किसी का भी नहीं, क्योंकि कंपनी तो अडानी ग्रुप की है और वो जब फायदे में आएंगे, लेकिन अभी जो इन्वेस्टर्स जो अडानी समूह में इन्वेस्ट कर चुके हैं उनके शेयर्स के दाम गिर रहे हैं और ऐसे में वो नुकसान में है। अगर मान के चलिए वो अपने शेयर ऐसे में बेच दें तो जाहिर है कि वो घाटे में उससे एग्जिट करेंगे, यानी कि नुकसान के साथ उन शेयर्स को बेचेंगे। और ये घाटा कौन पूरा करेगा, इस पर अडानी ने इस वक्त चुप्पी साध रखी है। अडानी ने अपना एफपीओ तो वापस ले लिया, ये कहते हुए कि हम इन्वेस्टर्स को नुकसान नहीं होने देंगे, जिससे अडानी एंटरप्राइजेस में पैसा लगाने वाले निवेशक बच जाए, ये कहा। लेकिन बाकी कंपनीज के निवेशक का होगा क्या? उनके मुनाफे के पैसे कौन वापस करेगा? अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स ने अडानी एंटरप्राइजेस को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर कर दिया है। इसके बाद कंपनी के शेयर 35% तक गिरावट के साथ आज बाजार बंद हुआ है। हुआ यह है कि एंटरप्राइज में 56% की गिरावट दर्ज की गई है, ट्रांसमिशन में 50% की गिरावट आई है और जो पोर्ट्स हैं उसमें 36% की गिरावट दर्ज की गई है। यह आप नुकसान का परसेंटेज देख रहे हैं। विल्मा जिसमें 31% की गिरावट दर्ज की गई, पावर सेक्टर में 30% की गिरावट आई है और जो टोटल गैस है उसमें 59% का लॉस रिकॉर्ड किया गया। ग्रीन एनर्जी में 52% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही अंबुजा में 26% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ साथ एसीसी में 18% की गिरावट देखने को मिली और एनडीटीवी में भी 25% की गिरावट देखने को मिली। ये जितनी अभी आपको चीजें मैंने बताई, ये वो तमाम चीजें हैं जिसमें अडानी कंपनी का रोल है। यानी कि 24 जनवरी को अडानी के जो शेयर
3,442 रुपए के थे वो आज यानी कि 3 फरवरी को 1,531 रुपए के रह गए हैं। ऐसे में जो 1,500 रुपए का नुकसान है इसका भुगतान करेगा कौन? और यही एक वजह है कि इन्वेस्टर्स यानी कि निवेशक अपने आप को इस वक्त ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और शेयर मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी मानो चौतरफा घिरते हुए नजर आए। हर तरफ से उन पर हमले हो रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयर्स में गिरावट लगातार जारी है, कंपनी की कमाई घट रही है और अचानक से उन्हें अपना एफपीओ अडानी एंटरप्राइज एफपीओ वापस लेना पड़ा, यानी कि विड्रॉ करना पड़ा, वो भी तब जब वो फुली सब्सक्राइब हो चुका था। क्रेडिट स्विस के बाद अब सिटी ग्रुप ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं सेबी और इसके साथ ही एनएससी ने उनके शेयर्स पर मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। एक के बाद एक झटके लग रहे थे कि बांग्लादेश के साथ 7 साल पुरानी डील में भी अब बाधा पैदा होती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेश और साथ ही अडानी पावर लिमिटेड के बीच साल 2017 में बिजली खरीद को लेकर एक समझौता हुआ था। अब दोनों के बीच पावर परचेज अग्रीमेंट यानी कि पीपीए को लेकर विवाद पैदा हो चुका है। बांग्लादेश ने अडानी से मांग की है कि वो बिजली खरीद समझौते को संशोधित करें, यानी कि उसमें बदलाव करें। वहीं अडानी पावर लिमिटेड और इसके साथ ही बांग्लादेश सरकार के बीच शुरू हुए इस विवाद को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह सौदा एक संप्रभु सरकार और एक भारतीय कंपनी के बीच का सौदा है और इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। वहीं मूडीज ने कहा है कि अडानी ग्रुप की नकदी की स्थिति का आकलन किया जाएगा। अभी उनके लिए फंड जुटाना मुश्किल होगा और ऐसे में निवेशकों का तारणहार केवल और केवल इस वक्त सरकार नजर आती है। निवेशक प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रहे हैं कि सरकार इस विवाद में हस्तक्षेप करे और निवेशकों के पैसे को डूबने से बचाया जा सके। और इसी खबर के एनालिसिस के साथ आज वंदे भारत में फिलहाल इतना ही। यहां पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो भारत 24 पर आप जरूर देखिएगा पॉलिटिकल कॉरिडोर अदिति नागर के साथ। नमस्कार।